एवरीवन, वेलकम टू पेरेंट केमिस्ट्री। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स को जाना था और आज उसके आगे के टॉपिक बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे। तो बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने के पहले हमें कार्बन से थोड़ी सी दोस्ती करनी होगी। तो दोस्ती के लिए होता है कि हम लोग अगले पर्सन को अच्छे से जान तो ले पहले, उसके बाद ही ना दोस्ती करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कार्बन को जानेंगे कि कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या होती है, एटॉमिक मास क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, फिर वो दिखता कैसा है। तो हम लोग आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो कार्बन क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? कार्बन पहला पॉइंट, इसका एटॉमिक नंबर इज 6, इसकी एटॉमिक मास इज 12। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब होता है इसके 6 प्रोटॉन्स होंगे एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, आई थिंक। द थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसे लिखते हैं? तो क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये किस तरह से उसके शेल में अरेंज होगा, तो ये लिखेंगे इसमें। इनर शेल में होता है 2 एंड आउटर मोस्ट में होता है 4। क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल को हम लोग वैलेंस शेल भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे 4 है, तो इसलिए हम लोग इसको टेट्रावैलेंट भी कह सकते हैं। टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अब आते हैं हम लोग कि ये कैसा दिखता होगा। तो कार्बन का ये है न्यूक्लियस, इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। इसके आउटरमोस्ट शेल, फर्स्ट शेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आउटरमोस्ट मतलब वैलेंस शेल में होता है 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट चाहता है कि वो एक स्टेबल स्टेट में रहे। स्टेबल स्टेट यानी कि एक वो चाहता है कि आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे, और या फिर कह सकते हैं वो चाहता है, कोई भी एलिमेंट चाहेगा एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है। नोबल गैस क्या होता है? तो हम लोग जो देखते हैं ना पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट मोस्ट ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स होता है उन्हें हम नोबल गैस कहते हैं। वो उन्हें हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट इसलिए, इनर्ट का मतलब मोस्ट बहुत स्टेबल, ठीक है। तो नोबल गैसेस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है और हर एलिमेंट चाहता है कि वो उस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करे। तो नोबल गैसेस में हम एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहला होता है हीलियम, उसके नीचे होता है नियॉन, देन आर्गन और देन सो ऑन, ठीक है। तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, नियॉन का होता है 2, देन 8, आर्गन का होता है 2, 8, 8, ओके। तो कोई भी गैस, कोई भी एलिमेंट चाहेगा कि वो इस कॉन्फ़िगरेशन या तो इस कॉन्फ़िगरेशन या तो इस कॉन्फ़िगरेशन या उसके बाद जो है जितने भी नोबल गैस हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन में वो अटेन करना चाहेगा। तो क्योंकि कार्बन हमारा इस पीरियड में लाई करता है, नियॉन वाले पीरियड में। तो देखिए कार्बन के इनर शेल में 2 है, उसके बाद वाले में 4 है, और इससे कंपैरिजन करें तो इसको कार्बन को कितनी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और 8 पाने के लिए 4 मोर, ठीक है। तो या फिर अगर वो इस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहे तो उसे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करनी होगी। मतलब अगर हम कहें या तो कार्बन ये अटेन करेगा या फिर ये अटेन करेगा, है ना। तो 2 कैसे पाएगा वो? 2 करेगा मतलब बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जब वो लूज कर देगा तब वो 2 वाले मतलब हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, हीलियम।
और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स वो और गेन कर लेता है तो वो नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। ये है नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन और वो तभी गेन कर पाएगा बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कार्बन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए कर सकता है, लेकिन ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। क्यों? तो पहला रीज़न बाय लूजिंग, ये इसका रीज़न ये है बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में एक एटम को बहुत ही एनर्जी देना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली बाइंडेड होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने के लिए ही बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़रूरत पड़ता है, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं करता। और हाँ, एक और बात, ये लूज़ करके क्या बनाएगा? अगर ये लूज़ करता है तो ये बना सकता है कार्बन 4+ कैटायन, और ये गेन करके क्या बन सकता है? कार्बन 4- एनायन। बट ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। इसका रीज़न तो अभी मैंने बताया कि वो उसके लिए मुश्किल होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन्स में बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको तोड़ने हटाने के लिए, लेकिन तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसके लिए ये भी ईजी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था ना कि उसके कार्बन के प्रोटॉन में, कार्बन के न्यूक्लियस में, ये है कार्बन का न्यूक्लियस जिसमें कि 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, 6 प्रोटॉन यानी कि 6 पॉजिटिव चार्ज है। क्या? 6 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इसका कैपेसिटी होता है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ तो हाँ, तो ये 6 पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में 6 पॉजिटिव चार्ज है। और अगर बाहर से हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा देते हैं, मतलब यहाँ तो ऑलरेडी 4 है, अगर 4 और ऐड करवा दिया जाए, ठीक है, तो ये 6 प्रोटॉन्स को, 6 पॉजिटिव चार्ज को क्या कितना हो जाएगा? 10, यहाँ पे 2 अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे ना इन शेल। तो 6 पॉजिटिव चार्ज को 10 नेगेटिव चार्जेस को होल्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर होल्ड कर भी ले तो वो तो बहुत ही वीक होगा ना, क्योंकि वो कितना उसमें एनर्जी होगा, मतलब वो कितना ताकत से वो होल्ड करेगा, उसकी कैपेसिटी ही कम हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों ही पॉसिबिलिटी, कार्बन 4+ अटेन करने वाला एंड कार्बन 4- अटेन करने वाला, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ फेल हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए कार्बन खुद एक सोल्यूशन निकाला कि करते क्या है, अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकते ना 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, तो हम कैसे अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे? तो उसने क्या किया? शेयरिंग स्टार्ट किया। और शेयरिंग क्या होता है अब हम लोग देखते हैं। देखिए, 2 तरह की बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग में भी आयनिक और कोवैलेंट। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो बाय फॉर्म होती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and ionic bonding is formed by transfer of electrons from one atom to other.
और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, तो कार्बन ने क्या किया, शेयर करना स्टार्ट किया। अब वो शेयरिंग का हम बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, बेस्ट और सिंपल एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल से हम लोग शेयरिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाँ, तो ये वाला जो हमने लिखा, आयनिक में होता है कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है NaCl। तो Na एग्जिस्ट करता है प्लस में और प्लस स्टेट में, Cl माइनस में। इसका मतलब Na एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन किसको दिया, Cl को दिया। लेकिन कोवैलेंट का एग्जांपल है H2, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें शेयरिंग होती है। जैसे कि एक हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब कि ऐसे एग्जिस्ट करता होगा। अगर हम दिखाएं, ये उसका इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन एटम ये है और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम ये है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर जैसे देखें, ये क्या करना चाहेगा, स्टेबल फॉर्म करने के लिए हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहेगा। हीलियम में क्या होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज हीलियम। तो हाइड्रोजन को कितना और चाहिए इलेक्ट्रॉन, 1। तो वो क्या करेगा, वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, क्योंकि इसको भी तो चाहिए ना, ये भी इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा और बनाएगा H2 कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऐसे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले और ये वाले, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पहले तो इसका एक ही था, अब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो शेयर होते हैं, ये हो गया शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों के ही आउटर मोस्ट शेल को बिलोंग करता है। वो केवल इसका ही नहीं है या फिर वो उसी का ही नहीं है, बल्कि वो दोनों को बिलोंग करता है। यानी कि इसने भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया और इस हाइड्रोजन ने भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया। ठीक है, तो इस तरह से वो कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ना, दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, यहाँ पे है कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका एक और एग्जाम्पल हम बताएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 2 और 6। तो इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा, कितना कमी है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पे 2 8 है ना। तो यहाँ पे कितना कमी है, +2, मतलब 2 का कमी है। तो इसको और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। ये एग्जिस्ट करेगा किस तरह से, इसका अगर हम डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, ये है ऑक्सीजन, 2 3 4 5 6, इस तरह से बनाते हैं। और ये हो गया एक मॉलिक्यूल। ठीक है, और एक दूसरा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, 1 2 3 4 5 6। आउटर हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल वाले। ठीक है, ये है 2 एटम्स ऑक्सीजन के। तो दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो दोनों आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे और इस तरह से फॉर्म होगा अब क्या हो गया, इसके पास कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, आउट ऑफ 8। और इसमें भी 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया। यानी कि किसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 8। ठीक है ना। तो ये हो गया O2 मॉलिक्यूल और ये दोनों के बीच का बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये शेयरिंग से बना है। तो आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का, हम such bonds which are formed by sharing an electron pair between 2 atoms are known as covalent bond। ठीक है, तो जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, वो आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में वो वीक होते हैं।
उनका तोड़ना आसान होता है क्योंकि ये शेयरिंग से बने होते हैं। टोटल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बल्कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। और यही रीज़न है क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, यही रीज़न है कि इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। फर्स्ट क्लास बेसिक क्लास में ही हम लोग जब डिफ्रेंशिएट कर रहे थे आयनिक एंड कोवैलेंट आयनिक एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में, तो हम लोगों ने देखा था ना कि एक पॉइंट था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लोअर होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड इनऑर्गेनिक का हाई होता है। यही रीज़न है क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बल्कि कोवैलेंट बॉन्ड काफ़ी वीक होता है। तो ये क्वेश्चन में एग्ज़ाम में रीजनिंग क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकता है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। रीजन इसका है कोवैलेंट bonds are weaker and they can be broken easily। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वीक होता है। मैं रब कर रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ऐसा क्यों हो सकता है? तो मैं रीज़न बताती हूँ। कार्बन ये भी एक रीजनिंग टाइप से हो जाएगा। कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि कार्बन आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है आयंस के थ्रू या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। पर क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स में हम लोग का आयंस तो बन ही नहीं रहा है। जैसे कि एक आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल बताते हैं। आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल है NaC। ये इसमें क्या हो रहा है, Na+ के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और Cl- के फॉर्म में। तो ये तो आयंस है ना, ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पर H2 मॉलिक्यूल या O2 मॉलिक्यूल ये सारे में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। इसमें आयंस के फॉर्म या तो क्या बोलते हैं प्लस या नेगेटिव चार्जेस नहीं लगते हैं, टोटल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता इनमें, इसलिए ये कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके, तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, दे डोंट एग्जिस्ट इन द form of ions and complete transfer of electrons does not occur in
कार्बन कंपाउंड्स। ओके, तो ये था। अब आते हैं, एक टॉपिक है जिसका नाम है एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स क्या होता है उसका डेफिनेशन लिख लीजिए सबसे पहले। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट having chemical properties same but physical properties different। ओके, तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं एलोट्रॉप्स जो एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स होता है, और जो डिफरेंट फॉर्म्स होता है उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भले ही सेम होता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होता है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डायमंड, ग्रेफाइट। ओके, ये C60 भी एक तरह का एलोट्रॉप है। ये सारे एलोट्रॉप्स जो है वो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ये यहाँ लिख देती हूँ, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये सारा कार्बन का ही कंपाउंड्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग जो हो रही है ना वो सेम कार्बन से कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग हो रही है। जैसे कि आप डायमंड में देखिए, एक कार्बन का बॉन्ड 4 कार्बन, क्योंकि शेयरिंग जो होती है एक कार्बन का 4 कार्बन के साथ शेयरिंग होता है। कार्बन कैसे एग्जिस्ट करता है, कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं ना, तो वो 4 डिफरेंट आइटम से वो बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी रखता है। या तो वो सेम हो सकता है जैसे ये, या तो फिर वो दूसरा एलिमेंट के साथ बना सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन एलोट्रॉप्स में हम लोग देख रहे हैं सेम एलिमेंट के साथ बना रहा है। यहाँ पे जैसे एक कार्बन, ये कार्बन को कंसिडर करें तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अपना बैलेंस ही कंप्लीट किया, स्टेबल हो गया। तो ये और भी यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ये हम एक पार्ट बनाए हैं, इसके आगे और भी हो सकता है। ये है डायमंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट में भी उसी तरह से यहाँ पे अगर इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। किस तरह से, एक ये कार्बन 1, ये एक दूसरा, ये तीसरा, और एक और जो है चौथा वो नीचे से बनाया हुआ है, फोर्थ। ये वाला बॉन्ड है, ये ब्रोकन बॉन्ड्स जो है इसको हम पाई बॉन्ड भी कह सकते हैं या फिर पाई बॉन्ड ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी वो अपनी बैलेंसी को कंप्लीट किया। ठीक है, और C60 में भी देखें हर एक कार्बन, यहाँ पे भी हर कार्बन अपनी बैलेंसी को किस तरह वो कंप्लीट करता है। तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब हम दे जाएगी जो डायमंड और ग्रेफाइट होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। डायमंड जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस, मतलब हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन होता है। हम लोग लिख सकते हैं कि डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ। एंड और इसको हम लोग इसको हम लोग लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। लैब मतलब इसको हम लोग कहीं भी खुद से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं खुद से तो नहीं ही कर सकते हैं, मतलब कहीं भी जो केमिस्ट होते हैं वो इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय सब्जेक्टिंग कार्बन एलिमेंट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो डायमंड होता है ये अर्थ क्रस्ट में ही बनता है। कोई भी जैसे हम लोग कोई भी डेड बॉडी होता है ना, उसमें तो कार्बन होता है, वो बहुत दिन तक डिके होता है, वो उसमें वो एक्सपीरियंस करता है हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। बहुत सालों, बहुत लाखों लाख साल के बाद वो डायमंड में कन्वर्ट होता है। तो वो यहाँ पे लैब में भी पॉसिबल है। ठीक है, तो वो डायमंड तो जो लैब में पॉसिबल जो बनता है ना वो स्मॉल डायमंड्स बनते हैं और उसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता जो नेचुरली फाइंड होता है उससे। ठीक है, और ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है और ये इसका एक खासियत होता है, ये बाकी कार्बन कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ये कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में आगे है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ये कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और डायमंड ये तो नॉर्मल है, मतलब ये फॉर्म होता है बाय हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर।
ओके। अब ये जो बकमिंस्टर, इसका देखिए जो ये जो C60 कंपाउंड है ना, इसका नाम हम लोग एक और होता है नाम बकमिंस्टर फुलरिन। तो इसका नाम इस तरह से क्यों पड़ा भाई? तो ये इसका नाम पड़ा है एक US आर्किटेक्ट के नाम पर, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे US में एक डोम डिज़ाइन किया था और उसका स्ट्रक्चर, ये जो कंपाउंड है C60 उससे सिमिलर था। इसका मतलब ये वाला इसका स्ट्रक्चर उसके तरह मिलता था, इसलिए इसका नाम ये दिया गया। उनका नाम था बकमिंस्टर फुलर और इसका नाम, कंपाउंड का नाम दे दिया गया फुलरिन, मतलब बकमिंस्टर फुलरिन। ओके, ये हाँ, तो बस यहाँ तक ही था। ये एक इसका जो शेप होता है, ये फुटबॉल या एक स्क्वायर का कंसिडर कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, ये कोई एक फुटबॉल के एक पार्ट को कंसिडर कर सकते हैं ना, वो उस तरह से दिखता है। ओके, अब हम लोग आते हैं एक डिफरेंट टॉपिक पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूनिक फीचर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन के कुछ यूनिक फीचर्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, जो बाकी एलिमेंट्स शो नहीं करते। यूनिक फीचर्स ऑफ कार्बन, जैसे पहला है टेट्रावैलेंसी एंड दूसरा है कैटेनेशन। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पहला आते हैं हम लोग टेट्रावैलेंसी में। अभी ही बताया था मैंने कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है क्योंकि उसका कैपेसिटी होता है 4 बॉन्ड फॉर्म करने का। तो टेट्रावैलेंसी की डेफिनेशन लिख लीजिए। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन आइटम by virtue of which it forms 4 covalent bond is called tetravalency of carbon atom। यानी कि कार्बन किस तरह से एग्जिस्ट करता है, इस तरह से, या फिर कह सकते हैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 4 होता है ना, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड शेयर करके बना सकता है। ये हो गया इस तरह से, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी, ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये 4 डिफरेंट एटम या 4 सेम एटम के साथ ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, इसी प्रॉपर्टी को टेट्रावैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो जो ये 4 बॉन्ड्स हैं, ये अगर ये 3D में देखा जाए तो ये चारों बॉन्ड्स आपस में 109 डिग्री पे लाई करते हैं। तो इसको हम लोग या फिर बना सकते हैं इस तरह से, ऐसे इस तरह से हो सकता है। अगर ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। बट यूजुअली हम लोग इस तरह से नहीं दिखाते हैं, इसको हम लोग इस तरह से ही दिखाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें सारे में सबका वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सबका सेटिस्फाइड है वैलेंसी। तो ये था टेट्रावैलेंसी, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कैटेनेशन। सेकंड इज कैटेनेशन। तो कैटेनेशन की भी डेफिनेशन लिख लीजिए। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ linking of carbon atoms through covalent bonds. The property of self-linking of carbon atoms through covalent bonds in order to form straight or branched chains and rings of different sizes is known as catenation। मतलब the property, फिर से बोल रही हूँ, the property of self-linking of carbon atoms through covalent bonds in order to form straight or branched chain or rings of different sizes is known as catenation। इसका मतलब catenation एक self-linking property है। क्या है ये?
सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ओके, सेल्फ लिंकिंग मतलब क्या, अगर हम इस सेंस में देख सकते हैं कि हम लोग दोस्ती किससे करते हैं, एक ऐसा ही पर्सन जो हमारे जैसा हो। तो कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी है जिससे कि कार्बन वो कार्बन से ही बाइंड करेगा, मतलब वो अपने जैसा ही अपने ही जैसा एलिमेंट से वो ज्वाइन करेगा। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे ज्वाइन किया, कार्बन से ही वो बॉन्ड्स बनाता जाएगा और उस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से वो या तो वो चेन बनाएगा, या स्ट्रेट चेन बना सकता है, या ब्रांच चेन बना सकता है, या रिंग्स बना सकता है। ठीक है, तो इसमें 2 केसेस आ गए, मैं डिस्कस करती हूँ। पहला है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बन सकता है, या फिर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन सकता है, या फिर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। ओके, ये हो गया केस 1। और केस 2 क्या है, या तो एक स्ट्रेट चेन बनाएगा, ये हो गया स्ट्रेट चेन। ठीक है, या तो वो ब्रांच्ड चेन बनाएगा, या फिर वो एक रिंग बनाएगा। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट चेन, ये हो गया ब्रांच्ड चेन, और ये हो गया रिंग। इसको कह सकते हैं साइक्लिक, ये साइक्लिक हो सकता है, या क्लोज्ड कंपाउंड्स। ओके, तो ये 3 पॉसिबिलिटी, ये 2 केसेस में 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स में हो सकता है। वो या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या डबल बॉन्ड आपस में बनाएगा, या ट्रिपल बॉन्ड, या तो वो स्ट्रेट चेन बनाएगा, या ब्रांच, या रिंग। ओके, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ थे, ये टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ खासकर कार्बन ही शो करता है। शोड exclusively by shown exclusively by कार्बन। अगर आप कहेंगे कि कार्बन के नीचे तो सिलिकॉन भी है, यानी कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स तो सेम प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं ना, तो हाँ, यहाँ पे अगर देखें कि कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सिलिकॉन भी प्रॉपर्टी शो करता है ये सारे, लेकिन टेट्रावैलेंसी जो प्रॉपर्टी होती है, सिलिकॉन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है। ओके, रिएक्टिव होता है, प्लस वीक बॉन्ड होता है। और क्यों, इसका रीज़न ये है कि कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है वो छोटा होता है, एंड सिलिकॉन का न्यूक्लियस जैसे जैसे नीचे ज़्यादा जाएंगे हम लोग ग्रुप में, डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज तो इंक्रीज करता जाएगा। तो सिलिकॉन का क्योंकि बड़ा न्यूक्लियस होता है तो वो दूसरे एलिमेंट, यहाँ अगर हाइड्रोजन का इतना छोटा सा है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का ये है, तो किसके लिए बेटर बाइंडिंग होगा, मतलब किसमें बेटर बाइंडिंग होगा, तो कार्बन में, क्योंकि वो आराम से इसको होल्ड करके रखेगा। बल्कि सिलिकॉन के लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। ओके, तो इसलिए सिलिकॉन का बॉन्ड, सिलिकॉन में प्रॉपर्टीज़ उतना नहीं शो होता जितना कि कार्बन में। और कार्बन बॉन्ड्स भी जो होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज तो यहीं पे ख़त्म होता है आज का टॉपिक। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर स्ट्रक्चर, मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर को जानेंगे डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आज का ख़त्म हुआ। अगर आपको किसी तरह की डाउट है इस आज के टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगी। और
जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर दें। और तो इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर स्ट्रक्चर, मतलब कि हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको आज के टॉपिक में किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की वीडियो अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।